रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो चले बेटा, आज का हमारा जो टॉपिक था वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, मगर फिर बेटा हमने या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, दो में से हमें एक टॉपिक उठाना था। और फिर बेटा मैंने कल डिसाइड किया शाम को कि नहीं, हम जो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है ये हम बेटा संडेज को लेंगे। ठीक है, एक संडे को हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट आपको पढ़ाएंगे और दूसरे संडे को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाएंगे, क्योंकि इसके पीछे वजह है क्योंकि बेटा इसमें खामखा में हमारे 3-3, 2-2 या 2.5 लेक्चर्स बेटा यहाँ पे लगेंगे। तो इसलिए बेटा एक गो में मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग 1.5 घंटे या 2 घंटे पढ़ाऊंगा और दूसरे गो में इंशाल्लाह किसी संडे को हम बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पढ़ेंगे। इस संडे को बेटा एक ही गो में आपको बेटा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पढ़ाया जाएगा ताकि आपका टाइम बचे। तो इसलिए बेटा आज से हम एक नया चैप्टर, एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दैट इज एवोल्यूशन। तो चले बेटा, आज से हम बेटा एक नेक्स्ट टॉपिक आपका यहाँ पे स्टडी करवाएंगे एंड दैट्स कॉल्ड एज एवोल्यूशन। और देखेंगे बेटा जो एवोल्यूशन है इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है। छोटा टॉपिक है बेटा, छोटा टॉपिक है, मगर बहुत खतरनाक टॉपिक माना जाता है। अगर आप बायोलॉजी का सिनेरियो देखोगे, सबसे टफेस्ट टॉपिक जो माना जाता है बेटा आपके बायोलॉजी में, एंड दैट इज एवोल्यूशन। और इस टॉपिक में, इस चैप्टर में बेटा आपको खाली 4 पार्ट स्टडी करने हैं। वन इज कॉल्ड एज बेटा ह्यूमन एवोल्यूशन, अनदर इज कॉल्ड एज ऑरिजिन ऑफ लाइफ, थर्ड वन इज कॉल्ड एज थ्योरीज ऑफ एवोल्यूशन एंड फोर्थ वन इज कॉल्ड एज एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो कुल मिला के बेटा हमें इसमें 4 टॉपिक स्टडी करने होंगे, बहुत छोटे टॉपिक्स है। अब इससे पहले कि बेटा हम इस टॉपिक को आगे बढ़ाए, इस चैप्टर को आगे बढ़ाए, तो हमें यह देखना पड़ेगा कि एवोल्यूशन होता क्या है, ये क्या है ये एवोल्यूशन। क्योंकि आपने बेटा बचपन से ही पढ़ा है, बचपन से इस नाम को सुना है और बचपन से ही आपने बेटा इस नाम को बहुत मिस इंटरप्रेट किया है, बहुत गलत तरीके से बेटा इस नाम को आपने अंडरस्टैंड किया है। और आपने बेटा इस एवोल्यूशन को कैसे अंडरस्टैंड किया है, आपको बेटा बचपन से ही फीड किया गया है कि डार्विन एंड वोन की इंसान बने पंजपेट। सो डार्विन ने ये कहा कि जो ह्यूमन बींग्स है वो मंकी से उठे, और जो ही बेटा आप ये सुनते हो कि डार्विन ने कहा था कि इंसान जो है वो मंकी से उठे हैं, था बेटा डार्विन की दजियां उड़ाते हो, आप डार्विन को बुरा भला कहते हो। और बेटा आपके दिमाग में आप एवोल्यूशन के मतलब एक ऐसा आइडिया डिजाइन होता है कि गाय पे बने गुर, गुरी पे बने काट, डियर पे बने जिराफ, समझ में आ गया। इसी तरह बेटा बैक्टीरिया से प्रोटोजोआ बना है, फिर प्रोटोजोआ से बेटा एक और ऑर्गेनिज्म बना है। सो आपके दिमाग में बेटा आप एवोल्यूशन का जो कंसेप्ट है वो इसी तरह से डिजाइन हुआ है कि पंजपेट मंकी से इंसान बना है, इसी तरह बेटा दूसरे जानवर से अगले जानवर बने हैं। तो ये कंसेप्ट बेटा आपका एवोल्यूशन का बना हुआ है, जबकि ये कंसेप्ट बेटा आपके दिमाग में जो आया है ये बेटा 100% करेक्ट कंसेप्ट नहीं है। तो आज के लेक्चर में बेटा मैं थोड़ा बहुत आपको इंट्रोडक्शन दूंगा कि ये एवोल्यूशन होती क्या है। इससे पहले कि बेटा हम इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर देंगे कि एवोल्यूशन क्या है, सबसे पहले आप इतना याद रखो कि जो ये वर्ड एवोल्यूशन है ये एक साइंटिस्ट ने दिया जिसका नाम था हर्बर्ट स्पेंसर। और जब हर्बर्ट स्पेंसर ने अब इस एवोल्यूशन के लफ्ज को कॉइन किया, उसके बाद बेटा इसने एवोल्यूशन के मतलब क्या कहा, ये क्या कहता था कि एवोल्यूशन है, ये एवोल्यूशन को मानता था एज अनरोलिंग और अनफोल्डिंग। नजर बराबर रखिएगा बेटा क्या पढ़ाया जा रहा है। बेटा इसने एवोल्यूशन को बोला अनरोलिंग और अनफोल्डिंग टू रिवील, ठीक, या फिर हम कहते हैं बेटा इसको टू रिवील द हिडन प्रॉपर्टी। बस बेटा अब यहां पर गौर से देखिएगा, बेटा जो ये हर्बर्ट स्पेंसर है इसने बेटा एवोल्यूशन को कहा टू अनफोल्ड। अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी चीज को अनफोल्ड कर रहा है या अगर एक ऑर्गेनिज्म किसी हिडन प्रॉपर्टी को रिवील कर रहा है जिसकी वजह से बेटा इस ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर्टी आती है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एडेप्टेशन टू द चेंजिंग एनवायरनमेंट। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बेटा अपनी पॉपुलेशन में किसी प्रॉपर्टी को शब्बा बेटा अनरिवील कर रहा है या रिवील कर रहा है,
या किसी प्रॉपर्टी को जाहिर कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, जिसकी वजह से बेटा इस ऑर्गेनिज्म में एक प्रॉपर्टी आएगी, दैट इज द प्रॉपर्टी टू अडेप्ट इन द चेंजिंग एनवायरनमेंट। आई कैन से कि ये ऑर्गेनिज्म क्या दिखा रहा है बेटा, एवोल्यूशन। अब जरूरी नहीं है कि इस ऑर्गेनिज्म ने बेटा एक नई स्पीशीज बनाई, मगर इस ऑर्गेनिज्म में बेटा अब क्या हुआ कि इसमें बेटा एक प्रॉपर्टी आई, जिसकी वजह से बेटा इसने किसी अपने कैरेक्टर को अनफोल्ड किया, किसी प्रॉपर्टी को रिवील किया, और इसकी वजह से बेटा इस ऑर्गेनिज्म को बेटा एक बेटा प्रॉपर्टी मिली इन द एनवायरनमेंट की, इस एनवायरनमेंट में अपने आप को अडेप्ट कर रहा है। और अगर ये ऑर्गेनिज्म बेटा इस प्रॉपर्टी को अनरिवील करके, इस प्रॉपर्टी को एक्सप्रेस करके, इस प्रॉपर्टी को बेटा जाहिर करके अपने आप को बेटा अडेप्ट करने की सलाहियत रखता है, अपने आप को अडेप्ट करने की बेटा सलाहियत रखता है, जिसकी वजह से इसमें सर्वाइवल पावर इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से इसमें अडेप्टिव बेटा एडवांटेज आएगी, जिसकी वजह से इसमें सिलेक्टिव एडवांटेज आएगी एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स। वी कैन से कि ये ऑर्गेनिज्म बेटा क्या कर रहा है, इस पॉपुलेशन में इवॉल्व कर रहा है, क्योंकि बेटा इस ऑर्गेनिज्म में बाकी ऑर्गेनिज्म से एक प्रॉपर्टी आई कि अडेप्ट करता है अपने आप को इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में। क्योंकि बेटा आपको पता है हर कोई ऑर्गेनिज्म जो है, चाहे वो बेटा यूनिसेल्युलर हो, चाहे वो मल्टीसेल्युलर हो, चाहे वो प्रोकैरियोट हो, चाहे वो यूकैरियोट हो, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो माइक्रोस्कोपिक हो, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक हो, हर कोई ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो अपने आप को बेटा अडेप्ट करे इन द एनवायरमेंट, ताकि बेटा उसको खाना अच्छी तरीके से मिले, ताकि वो बेटा अच्छी तरह से ब्रीड करे। देखिए बेटा दो नारे होते हैं एक ऑर्गेनिज्म के, कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर आप बेटा पॉपुलेशन में देखोगे किसी भी स्पीशीज का, बेटा दो चीजें उसके लिए इंपॉर्टेंट होती है, एक तो फीडिंग और दूसरी ब्रीडिंग। फीडिंग मीन्स खाना खाना, और दूसरा मीन्स ब्रीडिंग। ब्रीडिंग मीन्स रिप्रोडक्शन करना। खाना इसलिए क्योंकि बेटा जिंदा रहने के लिए उसको खाना चाहिए। कोई भी ऑर्गेनिज्म हो बेटा, चाहे वो आंखों से दिखता भी क्यों ना हो, प्रोकैरियोट या यूनिसेलुलर क्यों ना हो, बेटा दो चीजें तो हर किसी जानदार के नारे हैं, हर किसी ऑर्गेनिज्म के नारे हैं, हर किसी लिविंग क्रिएचर के नारे हैं, खाना और बेटा रिप्रोडक्शन। खाना इसलिए ताकि वो बेटा जिंदा रहे, और रिप्रोडक्शन इसलिए ताकि वो बेटा शाबाश अपने जीन पूल को आगे बढ़ाए, अपने जीनोटाइप को आगे बढ़ाए, पॉपुलेशन में अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाए, अपनी स्पीशीज को परपेचुएट करे, उसको खत्म नहीं करने देता है। सो हर कोई ऑर्गेनिज्म बेटा दो फंडामेंटल यूनिट्स पे काम करता है, फीडिंग दैट मींस खाना, एंड ब्रीडिंग दैट मींस रिप्रोडक्शन, क्योंकि यही तो दो चीजें हैं जो उसको बेटा आगे बढ़ाएंगे। और आपको अल्लाह पाक की कसम है, जिस ऑर्गेनिज्म में बेटा अडेप्टेशन होगी, जिस ऑर्गेनिज्म में प्रॉपर्टी होगी कि उसने अपने आप को बेटा अडेप्ट किया एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर काउंटर पार्ट्स, तो ये ऑर्गेनिज्म बेटा जो अडेप्टिव नेचर दिखा रहा है, जिस पे अडेप्टेशन है, वो बेटा खाना ज्यादा हासिल करेगा, वो शब्द बेटा रिप्रोड्यूस ज्यादा करेगा, तो उसमें सर्वाइवल पावर क्या रहेगा, ज्यादा, वो बच्चे पैदा क्या करेगा, ज्यादा। तो जिसकी वजह से बेटा इस पॉपुलेशन में अब इस ऑर्गेनिज्म का दबदबा आएगा, तो इस दबदबे की वजह से इस ऑर्गेनिज्म के जो बच्चे हैं वो ज्यादा पैदा होंगे, क्योंकि इसमें अडेप्टिव वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। तो लॉजिकली बेटा इसी को हम एवोल्यूशन कहते हैं। सो एवोल्यूशन डज नॉट मीन कि आपके दिमाग में जो फीड हो चुका है कि एवोल्यूशन मीन्स कि एक जानवर दूसरी स्पीशीज में तब्दील होता है। काठ गैस बानू गुर तेल गए एवोल्यूशन, गुर गैस बानू खार तेल गए एवोल्यूशन, पोंस गैस बानू इंसान तेल गए एवोल्यूशन, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म गैस बानू मल्टीसेलुलर तेल गए एवोल्यूशन। नहीं बेटा, ये जरूरी नहीं है कि एवोल्यूशन में हम कहेंगे कि एक स्पीशीज दूसरे स्पीशीज में तब्दील होती है। और एवोल्यूशन में आपने एक और चीज बदनामी की है कि सिंपल फॉर्म्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तब्दील होने चाहिए, ये भी जरूरी नहीं है। नो डाउट बेटा एवोल्यूशन जो है वो कॉम्प्लेक्सिटी की ओर जाती है, वो चाहती है कि एक ऑर्गेनिज्म कॉम्प्लेक्स हो जाए, मगर जरूरी भी नहीं है कि हर किसी एवोल्यूशन में बेटा एक सिंपल फॉर्म कॉम्प्लेक्स फॉर्म में तब्दील हो जाए। बस बेटा आप एवोल्यूशन में फिलहाल इतना याद रखो कि एवोल्यूशन में जो ऑर्गेनिज्म होता है, हर कोई ऑर्गेनिज्म चाहता है कि वो बेटा अपने कैरेक्टर्स को अनफोल्ड करे, वो अपनी बेटा हिडन प्रॉपर्टी को रिवील करे, किसी भी हिडन प्रॉपर्टी को, जिसकी वजह से बेटा उसमें एक प्रॉपर्टी आएगी टू अडेप्ट इन द एनवायरनमेंट।
और जिस ऑर्गेनिज्म के पास बेटा अडेप्टेशन आ जाती है एनवायरनमेंट में, वो ज्यादा बेटा अडेप्ट कर पाता है उस एनवायरनमेंट में, उसका सर्वाइवल वैल्यू इंक्रीज होता है, उसका अडेप्टिव वैल्यू इंक्रीज होता है, वो ज्यादा रिप्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, वो ज्यादा फूड हासिल करने की सलाहियत रखता है, क्योंकि वो अपने काउंटर पार्ट से शाबाश बेटा बहुत ज्यादा, शाबाश बेटा अब बहुत ज्यादा उसमें अडेप्शन आई होती है ना। सो इसको मैं एक शॉर्ट वर्ड में बेटा टॉप वर्ड में लाऊंगा, सेंटेंस में लाऊंगा, जो जीता वही सिकंदर, जो ताकतवर है वही आगे बढ़ता है, कमजोर बेटा पिछड़ जाता है, कमजोर आगे नहीं बढ़ पाता है। और इस बेटा शाबा जब इसने किसी हिडन प्रॉपर्टी को रिवील किया, इसने अपने किसी कैरेक्टर को अनफोल्ड किया, इसकी वजह से बेटा इसमें सुपीरियरिटी आ जाती है, इसमें अडेप्टिव वैल्यू आता है, इसमें प्रॉपर्टी ऑफ अडेप्टेशन आती है, जिसकी वजह से अपने बाकी ऑर्गेनिज्म से शाबा बेटा सुपीरियर बन जाता है। और इसी सुपीरियरिटी की वजह से ये ज्यादा फूड हासिल कर पाता है, ये ज्यादा बेटा रिप्रोड्यूस कर पाता है, और इसके बच्चे बेटा ज्यादा पॉपुलेशन में आते हैं, और इसकी वजह से बेटा ये ऑर्गेनिज्म हम कहेंगे, ये पॉपुलेशन हम कहेंगे, ये इवॉल्व कर रही है। अगर बेटा हम ऐसा कहते कि एवोल्यूशन इज सिंपल फॉर्म्स टू कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स, बेटा आज आप दुनिया में वायरसेस देख रहे हो, है ना बेटा, वायरसेस सबसे सिंपलेस्ट लाइफ है, तेलमागो से दुनिया में कहीं के वायरस आसू। उसके बाद अगर हम बैक्टीरिया को देखेंगे, बैक्टीरिया भी सिंपल फॉर्म्स है, एक सिंगल सेल के बने हुए हैं, और इसी सेल में बेटा इनका प्रोक्रोमोसोम साइटोप्लाज्म होता है, और ऑर्गेनल कोई नहीं है एक्सेप्ट राइबोसोम्स। तो लॉजिकली बेटा तेलमागोस बैक्टीरिया कहीं मगर हम बेटा इस टाइम दुनिया में वायरस भी देखते हैं, बैक्टीरिया भी देखते हैं, समझ में आ गया, प्रोटोजोआ भी देखते हैं, पॉरीफेरा भी देखते हैं, नाइडेरिया भी देखते हैं, टिनोफोरा भी देखते हैं, प्लेटाहेल्मिन्थ भी देखते हैं, निमेटहेल्मिन्थ भी देखते हैं, एस्केहेल्मिन्थ भी देखते हैं, एनालिडा भी देखते हैं, ऑर्थोपोडा भी देखते हैं, मोलस्का भी देखते हैं, इकाइनोडर्मेटा भी देखते हैं, हेमिकॉर्डिएटा भी देखते हैं, यूरोकॉर्डिएटा भी देखते हैं, सेफेलोकॉर्डिएटा भी देखते हैं, और वर्टिब्रेटा भी देखते हैं, उसमें फिशेस भी देखते हैं, एम्फीबियंस भी देखते हैं, रेप्टाइल्स भी देखते हैं, बर्ड्स भी देखते हैं, और मैमल्स में भी देखते हैं, मैमल्स भी देखते हैं। सो बेटा सारी खुद कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म छुना इंसान, ह्यूमन बीइंग तेल गोस्ता है, अब दुनिया में खाली ह्यूमन बीइंग होता आसुम, मगर हम बेटा हर किसी स्पीशीज को देखते हैं। सो दैट मीन्स कि बेटा ये अच्छी बात नहीं है कि ये कहना कि एवोल्यूशन जब भी होती है तो वो सिंपल फॉर्म्स को कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स की ओर ले जाती है। सो अगर एवोल्यूशन इस तरीके से ऑपरेशनल होती इस कायनात में, इस तरीके से ऑपरेट करती इस कायनात में, तो फिर बेटा शाबाश हर कोई जानदार अल्टीमेटली बेटा ह्यूमन बीइंग बना होता, मगर ऐसा होता नहीं है। सर फिर कैसे स्पीशीज बनी है? अगर हम एवोल्यूशन के लिहाज से देखेंगे बेटा, जरा गौर से देखिएगा, जब लाइफ बेटा इस दुनिया में वजूद में आई वो सिंपल लाइफ थी। उसके बाद बेटा कुछ सिंपल फॉर्म्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे थे जिन्होंने बेटा अपनी प्रॉपर्टी को अनफोल्ड किया, क्योंकि हर कोई जानदार बेटा इस प्रॉपर्टी को अनफोल्ड नहीं कर पाता है, हर कोई जानदार बेटा इस हिडन प्रॉपर्टी को रिवील नहीं कर पाता है, और जो बेटा ऑर्गेनिजम्स कर पाते हैं वो बेटा ज्यादा अडेप्ट हो पाते हैं, उनका सर्वाइवल वैल्यू इंक्रीज होता है, और यही बेटा वो ऑर्गेनिजम्स है जो प्रोजेनेटर बनते हैं, जो बेटा आगे जाके बेटा हजारों साल के बाद इतनी हिडन प्रॉपर्टीज अपनी बेटा अनरिवील करेंगे कि वो एक नई स्पीशीज बना सकती है। सो एवोल्यूशन में बेटा अब हमने एक चीज याद रखा कि ऑर्गेनिजम्स बेटा ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिजम्स में बेटा अनफोल्डिंग या बेटा रिवीलिंग ऑफ हिडन प्रॉपर्टी हो जाती है, जिसकी वजह से बेटा उनमें ज्यादा अडेप्टेशन आती है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम स्पीशीज, और यही बेटा आगे जाते हजारों साल के बाद एक नई स्पीशीज बना सकते हैं, क्योंकि इनमें बेटा एज कंपेयर टू अदर काउंटर पार्ट्स एडेप्टिव वैल्यू क्या आया होता है? ज्यादा। इनमें सिलेक्टिव एडवांटेज क्या ही होती है? ज्यादा। इनमें बेटा ताकत जनरेट हुई होती है फॉर टेकिंग फूड, और रिप्रोडक्शन करने की ताकत क्या ही होती है? ज्यादा। तो इसी को बेटा डार्विन ने अपनी थ्योरी में एक लफ्ज के तौर पे लाया और कहा कि इट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो डार्विन ने कहा कि अगर आपको एवोल्यूशन का मतलब समझना है, एवोल्यूशन का मेन ड्राइविंग फोर्स देखना है कि कौन सी चीज एवोल्यूशन करती है, तो उसने कहा ये नेचुरल सिलेक्शन। So natural selection is the raw material for evolution. और बेटा जो एवोल्यूशन है, सॉरी जो एवोल्यूशन है उसके लिए जो मेन ड्राइविंग फोर्स है वो क्या बेटा? नेचुरल सिलेक्शन। और नेचुरल सिलेक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल है, एंड दैट रॉ मटेरियल इज कॉल्ड एज वेरिएशन। सो दैट मीन्स कि बेटा अगर एक ऑर्गेनिज्म अपने किसी प्रॉपर्टी को रिवील कर रहा है, हिडन प्रॉपर्टी को रिवील कर रहा है, ये बेटा वेरिएशन दिखा रहा है ना,
ये अपने बाकी ऑर्गेनिज्म से जो इसकी स्पीशीज में है ये उससे अलग हुआ ना। सो दैट मींस इन हैव के वेरिएशंस, और इन्हीं वेरिएशंस के बलबूते पे शाबाश बेटा ये आगे बढ़ पाता है, ये ज्यादा फूड हासिल कर पाता है, ये ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस कर पाता है, ये ज्यादा अडेप्ट हो पाता है, और इसी को बेटा हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। और इसी वेरिएशन की वजह से जो इसमें यूजफुल वेरिएशन आई, जो इसमें बेटा बहुत एडवांटेजेस वेरिएशन आई, तो इस वेरिएशन की वजह से ये नेचर में बेटा ज्यादा सरवाइव कर पाता है एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर स्पीशीज। और इसी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से ये हजारों साल के बाद बेटा जब ये कंटिन्यूअसली ऑपरेट करेगा इस पॉपुलेशन पे, ये हजारों साल के बाद एक नई स्पीशीज बनाएगा। सो फिलहाल बेटा आप इतना याद रखो कि एवोल्यूशन को आप गलत तरीके में मत लो। एवोल्यूशन नहीं है कि बेटा गुरी पेड़ गए कार्ड बानू तेली गए एवोल्यूशन, पंज पेड़ गए इंसान बानू तेली गए एवोल्यूशन ना बेटा। सिंपल फॉर्म पेड़ गए कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स बानू तेली गए एवोल्यूशन ना। एवोल्यूशन सिंपली मींस फिलहाल 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 अगर बेटा एक ग्रुप ऑफ स्पीशीज है, ऑर्गेनिजम्स है, और इन ऑर्गेनिजम्स में कुछ ऑर्गेनिजम्स ने बेटा शाबाश अपना कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर या हिडन प्रॉपर्टी एक्सप्रेस की, इसकी वजह से बेटा इनमें क्या आती है एडेप्टेशन, इसकी वजह से इनमें क्या आती है वेरिएशन, यूजफुल वेरिएशन। और इसी यूजफुल वेरिएशन या एडेप्टेशन की वजह से ये बेटा फूड ज्यादा हासिल कर पाते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ अदर काउंटर पार्ट्स ऑफ बेटा स्पीशीज, ये ज्यादा रिप्रोड्यूस कर पाते हैं, तो इसकी वजह से इनमें सलाहियत ज्यादा आती है, ये ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करते हैं, इनमें सर्वाइवल पावर आता है, सिलेक्टिव एडवांटेज आती है, और इसकी वजह से बेटा ये आगे बढ़ पाते हैं एक प्रोसेस के जरिए, एंड दैट्स कॉल्ड एज नेचुरल सिलेक्शन। और इसी नेचुरल सिलेक्शन की वजह से बेटा हो सकता है कि हजारों साल के बाद ये ऑर्गेनिज्म एक नई स्पीशीज बना सकते हैं। अब बेटा जो एवोल्यूशन है, एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था बेटा डॉब्ज़ेनस्की, उसे बेटा एक जबरदस्त लफ्ज दिया इस दुनिया में, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। तो उसने कहा कि बायोलॉजी में कोई चीज सेंस नहीं बना पा रही है एक्सेप्ट शाबाश बेटा इन द लाइट ऑफ एवोल्यूशन। सो दैट मींस कि उसने एवोल्यूशन को इतना दर्जा दिया कि कहा कि जो बायोलॉजी है, इसमें जो लिविंग फॉर्म्स है, इसमें जो फ्लोरा है, इसमें जो फोना हम स्टडी करते हैं, वो सारा का सारा बेटा एग्जीक्यूट हुआ है, वो सारा का सारा इवॉल्व हुआ है, वो सारा का सारा बना है एक प्रोसेस के जरिए, एंड दैट प्रोसेस कॉल्ड एज एवोल्यूशन। कैसे, वही तो हमें स्टडी करना है। उसके बाद बेटा याद रखिएगा ये लाइफ ही खाली नहीं है जो इवॉल्व कर रही, हर कोई चीज बेटा इस दुनिया में इवॉल्व कर रहा है। सो नेचर्स लॉ है कि हर किसी चीज को बेटा इवॉल्व करना है, हर किसी चीज को चेंज होना है विद पैसेज ऑफ टाइम। चाहे वो बेटा आपका यूनिवर्स हो, वो भी चेंज हो रहा है, आपको पता है नए स्टार्स बनते हैं, और बेटा जो पुराने स्टार्स है वो खत्म हो जाते हैं, जिसको हम डेथ ऑफ ए स्टार कहते हैं, जहां पे आपने बेटा ब्लैक होल्स के बारे में पढ़ा होगा। इसी तरह बेटा जो यूनिवर्स है वो कंटिन्यूअसली इवॉल्व कर रहा है, वो एक्सपैंड हो रहा है, उसमें बेटा पुराने जो स्टार्स है, सेलेशियल बॉडीज है, वो खत्म हो जाते हैं और नई सेलेशियल बॉडीज बनती है। इसको हम कहते हैं सेटलर एवोल्यूशन। इसी तरह बेटा आपने देखा होगा इनऑर्गेनिक एवोल्यूशन होती है, जो इनऑर्गेनिक सबस्टेंसेस होते हैं वो भी इवॉल्व करते रहते हैं। इसी तरह बेटा फिजिकल एवोल्यूशन, आपने फिजिकल एवोल्यूशन में बेटा इस टाइम आप इत्तेफाकन इकोलॉजी पढ़ रहे हो, जिसमें आपने इकोलॉजिकल सक्सेशन पढ़ा होगा। तो दैट मींस कि बेटा ये अर्थ भी अपनी स्ट्रक्चर को, अपनी टोपोग्राफी को कंटिन्यूअसली चेंज करती रहती है। कभी बेटा जो समंदर रहा करता था, आज वो बेटा डेजर्ट है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में पढ़ा होगा। कभी जो बेटा लेक रहा करता था, आज वो मार्शी लैंड बन चुका है। कभी जो हरी भरी बेटा जमीन थी, आज वो डेजर्ट बन चुका है। सो दैट मींस कि बेटा आपकी अर्थ भी फिजिकल एवोल्यूशन दिखाती है, बेटा जियोग्राफिकल एवोल्यूशन दिखाती है। इसके बाद बेटा एक और एवोल्यूशन है, दैट्स केमिकल एवोल्यूशन, जो आपके ऑर्गेनिक सबस्टेंसेस है वो भी बेटा इवॉल्व करते रहते हैं। और बायोलॉजिकल एवोल्यूशन, दैट मींस कि जो लाइफ है वो भी बेटा इवॉल्व करती रहती है। अरे बेटा जब यूनिवर्स इवॉल्व कर रहा है, जब यूनिवर्स चेंज हो रहा है, जब सेटलर एवोल्यूशन हो रही है, जब फिजिकल एवोल्यूशन हो रही है, जब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन हो रही है, तो देन इट इज नॉट हाउ इट इज नॉट पॉसिबल कि बायोलॉजिकल एवोल्यूशन नहीं हो। सो लाइफ जो है वो कंटिन्यूअसली बेटा मॉडिफाई होती रहती है बाय अ प्रोसेस कॉल्ड एडेप्टेशन। और यही एडेप्टेशन बेटा आगे जाके बेटा नेचुरल सिलेक्शन के जरिए बेटा एक नई स्पीशीज बनाने की सलाहियत रख सकती है। कैसे, वही तो हमें पढ़ना है। अब बेटा इससे पहले कि अब हम एवोल्यूशन को स्टडी करें कि कैसे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में शाबाश बेटा हिडन प्रॉपर्टी रिवील हो जाती है, कैसे इनमें बेटा हिडन प्रॉपर्टी अनफोल्ड हो जाती है, कैसे बेटा इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अडेप्टेशंस आती है,
कैसे इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में बेटा फिर सिलेक्टिव एडवांटेज आ जाती है, जिसकी वजह से बेटा नेचुरल सिलेक्शन इनको आगे बढ़ाती है, इन वेरिएशंस को। और इन्हीं वेरिएशंस को जब नेचुरल सिलेक्शन, यूजफुल वेरिएशंस को नेचुरल सिलेक्शन आगे बढ़ाती है, फिर कैसे बेटा हजारों साल के बाद इन वेरिएशन से, इन ऑर्गेनिज्म से एक नई स्पीशीज बनती है। वही तो बेटा हम स्टडी करेंगे एक बैनर के तले, एंड दैट्स कॉल्ड एज एवोल्यूशन। मगर इससे पहले कि बेटा अब हम इन मैकेनिज्म्स को स्टडी करें, मैं आपको बेटा पहले यहां पर एक शाबाश इंट्रोडक्टरी लेक्चर देना चाहता हूं, जिसकी वजह से बेटा आपके पूरे मसले बेटा आगे जाके हल होंगे। और ये नीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मैंने डायरेक्टली बेटा आपकी टेक्स्ट बुक से निकाले हैं ये पॉइंट्स। तो यहां पर अब बेटा आप नजर रखिएगा कि यहां पर बेटा हम स्लाइड आपके सामने ला रहे हैं। तो ये देखिएगा बेटा, ये स्लाइड, एक मिनट बेटा तो कर साफ, एक मिनट बेटा ये करता साफ, एक मिनट बेटा। इरेजर, चले बेटा अब बेटा हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, शाबाश बेटा, एवोल्यूशन। तो चले बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चले बेटा अब यहां पर गौर से देखिएगा, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। देखिए बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या होता है, आपको यह पता होनी चाहिए कि जो आपकी अर्थ है या आपका जो सोलर सिस्टम है ये इटर्नल नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि जो ये यूनिवर्स है, इसमें जो ये बेटा आपके गैलेक्सीज है, गैलेक्सीज में जो स्टार्स है, जो प्लैनेट्स है, जो एस्टेरॉइड्स है, जो म्यूटियोर्स है, जो ये मीटियोराइट्स है, ब्लैक होल्स है, समझ में आ गया, पल्सर्स है, सुपरनोवा है, क्या ये पहले से थे? नहीं। कुरान भी इसका गवाह है, टेस्टामेंट्स भी इसके गवाह है, चाहे बेटा इंजीर हो, जबूर हो, तौरात हो, कुरान हो, हर कोई होली टेस्टामेंट, हर कोई होली बुक ये मानती है कि ये यूनिवर्स पहले से नहीं था। तो अगर हम कुरान की ओर जाएंगे बेटा, कुरान कहता है कि हमने इस जमीन और आसमान को धमाके के जरिए अलग किया है। सो कुरान में धमाके का जिक्र है। और उसके बाद बेटा कुरान में भी लिखा गया है कि जो ये पूरी कायनात है, पूरा यूनिवर्स है, अर्थ तो बेटा इसमें एक जुज है, अर्थ तो बेटा इसमें एक डॉट लाइक स्ट्रक्चर है। अगर हम इस पूरे यूनिवर्स को देखेंगे, अल्लाह पाक की कसम, आपके अर्थ की वहां पर बेटा बिसात एक डॉट की भी नहीं है। जिस अर्थ प्लेनेट पे आप रहते हो, आपके यूनिवर्स में बेटा इस अर्थ की बिसात बराबर एक डॉट जैसी है। तो क्या ये अर्थ, क्या ये यूनिवर्स पहले से था? जवाब आएगा नहीं। कुरान भी कहता है बेटा, हमारी होली बुक्स भी कहती है, और हमारा साइंस भी ये मानता है कि ये अर्थ या सोलर सिस्टम इटर्नल नहीं था। तो कुरान के लिहाज से अगर हम जाएंगे, टेस्टामेंट्स के लिहाज से अगर जाएंगे, तो बेटा लिखा गया है कि ये पूरी कायनात अल्लाह पाक ने बनाई, सुपर नेचुरल एजेंसी ने बनाई। अगर हम साइंस के लिहाज से जाएंगे, साइंस कहता है कि ये पूरी कायनात बेटा शाबाश एक धमाके के जरिए बनी, जिसको बेटा लेमिटर ने एक थ्योरी के तौर पे दिया दुनिया को, एंड दैट्स कॉल्ड एज बिग बैंग थ्योरी। ये बिग बैंग थ्योरी क्या थी, उसमें बेटा मुझे जाने की जरूरत नहीं है, ना आपको जाने की जरूरत है। आम खाओ पेड़ मत गिनो, क्यों आपका वक्त जाया करेंगे, एग्जाम आने वाला है, तो इसलिए आपका वक्त ज्यादा जाया नहीं करेंगे। तो आप बेटा आप कहिए कि साइंस ने कहा कि फिजिकल लॉज के जरिए, एक बिग बैंग थ्योरी के जरिए ये पूरा यूनिवर्स बेटा वजूद में आया। और ये कब हुआ? ये हुआ 20 बिलियन ईयर्स एगो। आज से बेटा 20 बिलियन ईयर्स एगो एक धमाका हुआ, जिसको बेटा लेमिटर ने एक थ्योरी के तौर पे लाया, बिग बैंग थ्योरी। और उसी धमाके से बेटा आपका यूनिवर्स ऑरिजिनेट हुआ। कैसे? उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं है, आम खाओ पेड़ मत गिनो। और ये आपका पॉइंट जो रेड पेन से मैंने लिखा है, यूनिवर्स ऑरिजिनेटेड 20 बिलियन ईयर्स एगो, ये आपकी टेक्स्ट बुक में भी लिखा है। उसके बाद सोलर सिस्टम इंक्लूडिंग अर्थ ऑरिजिनेटेड 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, टेक्स्ट बुक के पॉइंट्स है। आपको पता है बेटा आपके यूनिवर्स में शाबाश बेटा एक गैलेक्सी है मिल्की वे, और उसी मिल्की वे में एक बेटा शाबाश सोलर सिस्टम है, जिसमें प्लैनेट्स है और सन है। और इन्हीं सोलर सिस्टम में बेटा एक प्लैनेट है, दैट्स कॉल्ड अर्थ, जहां पे आप रहते हो, जो आपका अपना प्लैनेट है अर्थ। और ये अर्थ जो है, ये यूनिवर्स के बाद बेटा जब 20 बिलियन ईयर्स एगो यूनिवर्स ऑरिजिनेट हुआ, उसके बाद 15.5 बिलियन ईयर्स के बाद अर्थ ऑरिजिनेट हुई। सो व्हाट इज द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर अर्थ? 4.5 बिलियन ईयर्स एगो। सो ये आपके अर्थ का डेट ऑफ बर्थ। और आपको पता है बेटा जो कोई भी चीज बेटा बनती है उसको फना होना है। सूरह अर-रहमान
कि जो कोई भी चीज है उसको फना होना है, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग हो। हर किसी चीज को फना होना है, और अर्थ को भी फना होना है, अर्थ को भी खत्म होना है, इस कायनात को भी खत्म होना है कयामत के दिन। इसलिए बेटा डूम्सडे पे भरोसा करो। हर किसी चीज को मौत का प्याला पीना है। हम आमतौर कहते हैं कि मौत का प्याला खाली लिविंग ऑर्गेनिजम्स को पीना है, ना बेटा, इन नॉन लिविंग बीइंग्स को भी मौत का प्याला पीना है। कयामत के दिन इस अर्थ की धज्जियां उड़ेंगी, ये अर्थ धज्जियां बेटा इसकी परखचे उड़ जाएंगी कयामत के दिन। So, इसीलिए बेटा अर्थ का डेट ऑफ बर्थ है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और इस अर्थ का शब्द बेटा मौत भी है। कब है? क्योंकि मौत के बारे में बेटा अल्लाह पाक ने किसी को जानकारी नहीं दी। इसी तरह बेटा इस अर्थ की मौत कब होगी, कयामत कब आएगी, नोबडी नोस। उसके बाद इस अर्थ पे बेटा जो लाइफ है वो कब आई? तो लाइफ जो है वो आई 500 मिलियन ईयर्स आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, दैट इज ऑलमोस्ट बेटा 4 बिलियन ईयर्स अगो। इन 3 पॉइंट्स पे बेटा नजर रखिएगा, तीनों आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं, समझ में आ गया, एवोल्यूशन के दूसरे ही पेज पे ये तीनों पॉइंट्स बेटा आपकी टेक्स्ट बुक में लिखे हैं, इसलिए खुदा के लिए तीनों पॉइंट्स पे नजर। तो इन पॉइंट्स में बेटा अब आपने ये याद रखा कि जो यूनिवर्स है वो 20 बिलियन ईयर्स अगो ऑरिजिनेट हुआ, एक बेटा शब्द धमाके के जरिए, जिसको लेमिटर ने एक थ्योरी के तौर पे लाया, बिग बैंग थ्योरी। उसके बाद जो आपका सोलर सिस्टम है वो 4.5 बिलियन ईयर्स अगो ऑरिजिनेट हुआ, और बेटा दैट मींस द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर अर्थ। उसके बाद बेटा इस अर्थ पे लाइफ कब पहली बार आई, ये साइंस कहता है। तो लाइफ आई बेटा शाबाश आफ्टर द गैप ऑफ 500 मिलियन ईयर्स अगो, जब अर्थ बनी, और ऑलमोस्ट बेटा जब 500 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि 500 मिलियन ईयर्स को हम बेटा 0.5 बिलियन ईयर्स भी कह सकते, क्योंकि जब आपको बेटा बिलियन को मिलियंस में तब्दील करना पड़ेगा तो आपको बेटा इनटू 1000 करना पड़ेगा। अगर मैं बेटा इसको बिलियन में मिलियंस में तब्दील करूंगा तो इट इज 4500 मिलियन ईयर्स है। सो दोनों बेटा एग्जामिनर पूछ सकता है 4.5 बिलियन या फिर ऑप्शन में होगा 4500 मिलियन, क्योंकि जब आपको बिलियन में मिलियन में तब्दील कर रहा है इनटू 1000 जाएगा। उसके बाद अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, ये लाइफ कैसे आई, यही तो हमें स्टडी करना है ना बेटा, कि ये लाइफ वजूद में कैसे आई, योजना स्टडी करो। तो चलिए बेटा उसके बाद एक पॉइंट मैंने अब आपके बेटा स्क्रीन पे लाया है, दैट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल। उसका बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल क्या हो? जियोलॉजिकल टाइम स्केल बेटा वो टाइम स्केल है कि कब अर्थ ऑरिजिनेट हुई। सो अर्थ ऑरिजिनेट हुई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो टिल इट्स डेथ, बराबर बेटा कयामत के दिन तक जितना टाइम है उसको हम कहते हैं जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो आज के बाद अगर आपको कोई कहेगा व्हाट इज जियोलॉजिकल टाइम स्केल, तो गोली की रफ्तार से जवाब देना, सर जियोलॉजिकल टाइम स्केल वो टाइम है कि अर्थ कब बनी बराबर इसके खात्मे तक जितना वक्त है, तो एट दैट टाइम वी कॉल इट जियोलॉजिकल टाइम स्केल। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल शुरू हुआ ना बेटा आज से 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, है ना बेटा, समझ में आ गया? क्योंकि बेटा जब अर्थ ऑरिजिनेट हुई तो शुरू हुआ बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और ये उस दिन खत्म होगा जिस दिन बेटा डूम्सडे आएगा, जिस दिन कयामत आएगी। सो जिस दिन कयामत आई तो बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल अर्थ का कंप्लीट। सो फ्रॉम डेट ऑफ बर्थ अप टू द डेथ ऑफ द अर्थ। सो इसीलिए बेटा हम कहते हैं ना इस इंसान का लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन मींस पैदा कब हुआ और मरा कब। इसी तरह अर्थ जो है नो डाउट बेटा एक नॉन लिविंग थिंग है, एक शब्द बेटा फिजिकल वर्ल्ड है, एक बेटा सेलेशियल बॉडी है, इसका भी अपना डेट ऑफ बर्थ है ना, और इसकी भी मौत होने वाली है। सो डेट ऑफ बर्थ बेटा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, बराबर कयामत के दिन तक जिस दिन अर्थ खत्म होगी, दैट्स कॉल्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल। So geological time scale is a record of life forms and geological events in earth history. अब बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो हुआ शुरू हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और खत्म उस दिन होगा जिस दिन कयामत आएगी। बेटा अथ जियोलॉजिकल टाइम स्केल सीनस बनी ना इस सारी लाइफ एज पर साइंस इज कंसर्न। सो इस लाइफ पे बेटा कैसे चेंजेस आए, कौन कौन सी जियोलॉजिकल इवेंट्स अर्थ में आए, और कौन कौन सी लिविंग फॉर्म्स बेटा या बायोलॉजिकल एवोल्यूशन इस अर्थ पे हुई ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड, यही तो हमें पढ़ना है ना बेटा एक बैनर के तले, एंड दैट्स कॉल्ड एवोल्यूशन। Geological time scale was proposed by Italian scientist Giovanni Erodinia. So बेटा इसको पहली बार इस geological time scale का concept जो है ये पहली बार एक इटालियन साइंटिस्ट ने लाया जिसका नाम था Giovanni Erodinia। अब देखना ये है कि बेटा हर किसी के लाइफ स्पैन में फेजेस होते हैं ना, जैसे हमारे लाइफ स्पैन में पहले बचपना, पहले हम छोटे बच्चे होते हैं, फिर बेटा हमें बचपना होता है, फिर हम एडल्ट हो जाते हैं, फिर हम मैच्योर हो जाते हैं,
हमारी शादी होती है, बच्चे पैदा होते हैं, फिर हम बूढ़े हो जाते हैं और मौत। इसी तरह बेटा अर्थ का भी जियोलॉजिकल टाइम स्केल जो है, इसको हमें शब्बा बेटा डिविजन्स करने हैं ना, तो देखिए बेटा हम इसको डिविजन्स करते हैं। हम अर्थ का जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसके हम 4 डिविजन्स करते हैं। पहला बेटा इयान, दूसरा एरा, तीसरा पीरियड, और चौथा बेटा शाबाश एपॉक या एपॉक। सो कुल मिला के हम बेटा आपके जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, जो बेटा शुरू हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स एगो टिल द डेथ ऑफ द अर्थ, जो डूम्सडे के दिन होगा, कयामत के दिन होगा, हम इस पूरे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को शब्बा बेटा 4 पैरामीटर्स पे डिवाइड करते हैं। इयान एक बहुत बड़ा टाइम पीरियड होगा, फिर इयान को बेटा डिवाइड करते हैं एरा में, एरा को डिवाइड करते हैं बेटा शाबाश आपके पीरियड में, और पीरियड को डिवाइड करते हैं बेटा आपके एपॉक में या एपेक में, आपकी अपनी मर्जी। एपॉक बोलिए या एपेक बोलिए, आपकी अपनी मर्जी। तो चले बेटा उसके बाद हम आगे की ओर बढ़ेंगे। ये बेटा अब आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल यहां पर है, नजर रखिएगा बेटा, इसको कुल मिला के 6 एराज में डिवाइड किया गया। बेटा यहां पे नजर रखो, आपकी टेक्स्ट बुक में भी बेटा लिखा है, चार्ट्स में लिखा है, नजर बराबर यहां क्यों रखो। जो आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको कुल मिला के हमने 6 एराज में डिवाइड किया, पर इन 6 एराज को एक्चुअली हमने बेटा 2 इयॉन्स में डिवाइड किया, क्योंकि पहले हम इयॉन्स लेते हैं, इयॉन्स को हम एराज में डिवाइड करते हैं, एराज को हम बेटा पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, और बेटा पीरियड्स को हम एपक में डिवाइड करते हैं। अब जरा बेटा गौर से देखिएगा, 2 इयॉन है बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल के जो मैंने यहां पर बनाए हैं। One is called as Phanerozoic eon and another is called as Cryptozoic eon. So there are 2 eons. The geological time scale is divided into 2 eons. One is called as Phanerozoic eon and another is called as Cryptozoic eon. मगर जो बेटा आपका फेनेरोजोइक इयॉन है, इसको अब हमने 3 एराज में डिवाइड किया है, एजोइक एरा, आर्चजोइक एरा एंड प्रोटेरोजोइक एरा। और उसके बाद बेटा जो क्रिप्टोजोइक इयॉन है, इसको हमने बेटा 3 एराज में डिवाइड किया है, पेलियोजोइक एरा, मीजोजोइक एरा एंड सीनोजोइक एरा। इस टाइम बेटा जो एरा चल रहा है, जिस एरा में आप चल रहे हो या जिस इयॉन में आप चल रहे हो, इयॉन इज क्रिप्टोजोइक इयॉन, और जिस एरा में आप चल रहे हो दैट इज सीनोजोइक एरा। सो ये बेटा आखिर का एरा है ना, तो इसीलिए बेटा कयामत अब आने वाली है, क्योंकि हाँ बेटा आखिरी एरा में चल रहे हो, एंड दैट एरा इज कॉल्ड एज सीनोजोइक एरा। अगर आप डेट्स अब बेटा यहां पर देखेंगे, जो एजोइक एरा था, ये बेटा चला फ्रॉम 4500 मिलियन ईयर्स अगो टू 4000 मिलियन ईयर्स अगो, क्योंकि अर्थ का डेट ऑफ बर्थ है ना बेटा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। और अगर आप बेटा 4.5 बिलियन ईयर्स अगो को मिलियंस में तब्दील करेंगे, तो वो होगा ना बेटा 4500। सो बेटा जो पीरियड चला फ्रॉम बेटा बर्थ ऑफ अर्थ 4500 मिलियन ईयर्स अगो टू 4000 मिलियन ईयर्स अगो, इस एरा को, इस पीरियड को हम एक नाम देते थे, इस टाइम को हम एक नाम देते थे एजोइक एरा। उसके बाद एजोइक एरा से एक एरा उसके बाद उठा, दैट्स कॉल्ड एज आर्चजोइक एरा, और ये बराबर चला बेटा 4000 मिलियन ईयर्स अगो टू 1600 मिलियन ईयर्स अगो। सो लगभग बेटा ये सबसे बड़ा एरा माना जाता है, क्योंकि ये बराबर बेटा 2400 मिलियन ईयर्स चला, जबकि एजोइक एरा खाली 500 मिलियन ईयर्स के लिए चला, है ना बेटा। 4500 माइनस 4000 गुना 500 मिलियन ईयर्स अगो। सो एजोइक एरा का कितना बेटा स्पैन था, 500 मिलियन ईयर्स अगो। आर्चजोइक एरा का बहुत लंबा स्पैन माना जाता है, क्योंकि ये शुरू हुआ 4000 मिलियन ईयर्स अगो और खत्म हुआ 1600 मिलियन ईयर्स अगो। सो ये बराबर 2400 मिलियन ईयर्स तक चला। उसके बाद बेटा एजोइक एरा के बाद प्रोटेरोजोइक एरा आया, जो चला बराबर 1600 टू शाबाश बेटा 600 मिलियन ईयर्स अगो। सो ये बेटा बराबर चला 1000 मिलियन ईयर्स अगो के तक। सो हो गया ना 1600 माइनस शाबाश बेटा 600। उसके बाद प्रोटेरोजोइक एरा के बाद एक एरा आया, दैट्स कॉल्ड एज पेलियोजोइक एरा, और ये बराबर चला बेटा 600 टू 250 मिलियन ईयर्स अगो, यहां तक ये चला। उसके बाद मीजोजोइक एरा जो है वो चला बराबर 250 मिलियन ईयर्स अगो टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। और उसके बाद बेटा जो एरा इस टाइम चल रहा है, एंड दैट्स कॉल्ड एज सीनोजोइक एरा, ये बराबर चला फ्रॉम बेटा शाबाश 0 टू 65 मिलियन ईयर्स अगो। ये जीरो क्यों गो, ये जीरो तो किसी टाइम से ना, जीरो मींस कयामत, जिस दिन कयामत आएगी। सो क्या मैं हक के साथ बोलूं 65 मिलियन ईयर्स अगो जो एरा बेटा चला टिल डूम्सडे तक जो रहेगा, दैट्स कॉल्ड एज सीनोजोइक एरा।
सो ये था बेटा आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल, और उसको हमने कितने बेटा पहले इयॉन में डिवाइड किया है, और इयॉन को फिर हमने फर्दर किसमें डिवाइड किया बेटा, शाबाश, एरा में। सो कितने इयॉन्स है बेटा, 2, फेनेरोजोइक इयॉन एंड क्रिप्टोजोइक इयॉन। फेनेरोजोइक इयॉन को हमने कितने एराज में बेटा डिवाइड किया, एजोइक एरा, आर्चोजोइक एरा एंड प्रोटेरोजोइक एरा। अब बेटा क्वेश्चन ये उठता है कि सर इसको क्यों हम पहले इयॉन को हम क्यों कहते हैं फेनेरोजोइक इयॉन? वजह है क्योंकि ये वो इयॉन था बेटा जिसमें लाइफ बहुत सिक्योर थी, बहुत कम लाइफ थी, बहुत कम लाइफ बेटा इन एरा में थी। तो क्या मैं हक के साथ बोलूं, फ्रॉम 4500 बिलियन ईयर्स एगो टू 600 मिलियन ईयर्स एगो, बहुत कम लाइफ बेटा इस अर्थ पे थी, बहुत कम, स्कैर्सिटी ऑफ लाइफ थी, लाइफ रेयर थी, बहुत कम फॉर्म्स में हमें लाइफ मिलती थी। सर आपको कैसे पता है? आपको कहां से पता है? समय यूथ हुए से तोरी से फिक्रे और बेटा एक्चुअली हमें फॉसिल स्टडी से पता चला, क्योंकि आपको पता है बेटा पेलेंटोलॉजिकल स्टडीज में हम फॉसिल्स का स्टडी करते हैं, और हम बेटा रॉक्स का जो है वो बेटा शाबाश उनका लाइफ भी हम निकालते हैं थ्रू बेटा डिफरेंट डेटिंग्स, चाहे वो कार्बन डेटिंग हो, चाहे वो यूरेनियम ऑर्गन डेटिंग हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड हो, जिसकी वजह से बेटा हम किसी भी रॉक का लाइफ स्पैन बेटा शाबाश निकाल सकते हैं, उसकी लाइफ कितनी है। और जब हम बेटा अर्ली रॉक्स देखते हैं, एजोइक एरा के, आर्चोजोइक एरा के, प्रोटेरोजोइक एरा के, जिनका बेटा हमें कार्बन डेटिंग से या ऑर्गन पोटेशियम डेटिंग से या बेटा इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड से उनका डेट हमें निकलता है बिटवीन द 405 बेटा 4500 मिलियन ईयर्स अगो टू 600 मिलियन ईयर्स अगो। इस एरा की जो हमें रॉक्स मिलती है, इस टाइम पीरियड की जो रॉक्स हमें मिलती है, उन रॉक्स में बेटा हमें फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं, हमें लिविंग फॉर्म्स के फॉसिल्स बहुत कम मिलते हैं। तो इसीलिए बेटा हम सीना ठोक के कहते हैं कि जो फेनेरोजोइक इयॉन था, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 4500 मिलियन ईयर्स अगो एंड एंड्स एट 600 मिलियन ईयर्स अगो, इस टाइम पीरियड में बहुत कम लिविंग फॉर्म्स मिलते थे इस दुनिया में। क्योंकि फॉसिल स्टडीज में हमें बेटा रॉक्स का जब हमने स्टडी किया, और इस पीरियड में बेटा जो रॉक्स बेटा जिनका लाइफ स्पैन इस रॉक्स के इस पीरियड के साथ मैच हो रहा है, और रॉक्स में बेटा हमें बहुत कम फॉसिल्स मिले। उसके बाद बेटा जब क्रिप्टोजोइक इयॉन आया, तो इस बेटा के इयॉन के जो रॉक्स हमें मिलते हैं, इस टाइम पीरियड के जो रॉक्स हमें मिलते हैं थ्रू फॉसिल स्टडीज, उसमें हमें बेटा बहुत सारे फॉसिल्स मिलते हैं, ये रिच इन फॉसिल्स है। इस पीरियड में जो रॉक्स का हमें लाइफ स्पैन मिलता है, पीरियड बेटा लाइफ टाइम में बेटा पीरियड मिलता है। सो इस पीरियड में सपोज बेटा 600 टू शाबा बेटा जो आज तक पीरियड चल रहा है, इस सॉरी क्रिप्टोजोइक इयॉन, तो इस पीरियड की जो हमें रॉक्स मिलती है थ्रू डेटिंग मेथड्स या इलेक्ट्रॉन स्पिन मेथड, उसमें हमें बेटा फॉसिल रिच रॉक्स मिलते हैं। दैट मींस कि इस बेटा इयॉन में बहुत ज्यादा लाइफ बेटा एग्जिस्ट कर रही थी इस प्लेनेट अर्थ। सो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि लाइफ जो डाइवर्सिफाइंग शुरू हो गई, वो हो गई बेटा आफ्टर प्रोटेरोजोइक एरा। इसलिए बेटा बिफोर प्रोटेरोजोइक एरा या बिफोर 600 मिलियन ईयर्स अगो आपको बेटा फॉसिल्स में या रॉक्स में बहुत कम फॉसिल्स मिल रहे हैं। और जब बेटा आप जा रहे हो इन क्रिप्टोजोइक इयॉन जो बिगिन हुआ फ्रॉम 600 मिलियन ईयर अगो टू दिस डे टिल डूम्सडे, इसके रॉक्स में आपको फॉसिल्स क्या मिल रहे हैं? ज्यादा। इसलिए बेटा इसको हम कहते हैं फेनेरोजोइक इयॉन को कि यहाँ पे बहुत कम लाइफ थी, स्कैर्सिटी ऑफ लाइफ थी। क्रिप्टोजोइक इयॉन जो है इट इज रिच इन लाइफ, इट वाज रिच इन लाइफ। चले बेटा आगे की ओर बढ़ेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा जल्दी बेटा स्क्रीनशॉट लीजिएगा। तो देखिए बेटा अब यहां पर हम लफ्ज को देखेंगे एजोइक एरा। फिलहाल मैं बेटा इसी स्लाइड पे रहूंगा। एजोइक एरा क्या होता है? एजोइक एरा जब अर्थ बेटा शाबाश ऑरिजिनेट हुई थ्रू बिग बैंग या थ्रू सोलर सिस्टम, जब ऑरिजिनेट हुआ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो या 4500 मिलियन ईयर्स अगो, तो अर्थ ऑरिजिनेट हुई। क्या अर्थ ऑरिजिनेट होते ही इस पे लाइफ आई? बेटा आंसर आएगा नहीं। एजोइक एरा वो एरा था जहां पे आपकी अर्थ में बेटा कोई लाइफ ही नहीं थी। ए मींस नहीं, जोइक मींस लाइफ। सो लगभग बेटा 500 मिलियन ईयर्स कैसे गैप छे ना, 4500 टू 4000 मिलियन ईयर्स अगो, अल्लाह पाक की कसम बेटा इस पीरियड में इस अर्थ प्लेनेट पे कोई लाइफ ही नहीं थी। क्यों? आगे देखिए। उसके बाद फिर आर्चोजोइक एरा आया जो बराबर चला बेटा फ्रॉम 4000 मिलियन ईयर्स अगो टू 1600 मिलियन ईयर्स अगो। लगभग 2400 मिलियन ईयर्स के लिए एरा चला।
इस एरा में बेटा माइन्यूट ऑर्गेनिजम्स, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स वजूद में आए, एंड दोज आर मोस्टली कॉल्ड एज आर्चिए बैक्टीरिया, क्योंकि आपने आर्चिए बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। और इस एरा में, इस दुनिया में बोलबाला इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का था, और कोई लाइफ नहीं थी। प्रोटोजोआ नहीं था, पॉलीफेरा नहीं था, समझ में आ गया, प्लांट्स नहीं थे, एनिमल्स नहीं थे, प्रोटोजोआ नहीं था, फंजाई नहीं था, खाली बेटा इस दुनिया में उस टाइम खाली क्या थे? आर्च बैक्टीरिया। इसलिए बेटा इसको हम आर्चोजोइक एरा कहते हैं। उसके बाद बेटा फिर प्रोटेरोजोइक एरा आया। तो प्रोटेरोजोइक एरा में अभी भी बेटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, प्रोटोजोआ आए थे, समझ में आ गया। या बेटा इसी तरह आपके बैक्टीरिया आए थे, आपके बेटा साइनोबैक्टीरिया आए थे। तो ये ऑर्गेनिज्म इस टाइम आए थे। पर जब बेटा पेलियोजोइक एरा आया, आप बेटा लाइफ जो है वो फुल फ्लेज्ड वजूद में आई। इसी एरा में बेटा आपके एनालिड्स आए, आर्थ्रोपोड्स आए, मोलस्क्स आए, एकाइनोडर्मेट्स आए, हेमिकॉर्डियट्स आए, फिशेस आए और एम्फीबियंस आए। सो देयरफॉर बेटा हमने अभी आपको कहा ना कि जो क्रिप्टोजोइक इयॉन था वो ऐसा इयॉन था जिसमें मैक्सिमम लाइफ बेटा वजूद में आई। इसलिए बेटा इस एरा के या इस इयॉन के जितनी भी रॉक्स हमें मिलती है इस एरा के बेटा, इस इयॉन के टाइम पीरियड की, उसमें हमें फॉसिल्स क्या मिलते हैं? ज्यादा। और उसके बाद बेटा जब मीजोजोइक एरा आया, इसी मीजोजोइक एरा में बेटा रेप्टाइल्स वजूद में आए, और फिर सीनोजोइक एरा में बर्ड्स और एम्फीबियंस, सॉरी बर्ड्स और मैमल्स। तो चले बेटा यही हम एक एक करके देखेंगे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। आप बेटा यहां पे नजर रखिएगा। आप बेटा लाइफ, मैंने अभी कहा ना कि फुल फ्लेज्ड मेजॉरिटी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो पेलियोजोइक एरा में आए। तो देखिए बेटा जो ये पेलियोजोइक एरा है, अब हम इसको पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि इयॉन को हम डिवाइड करते हैं एरा में, एरा को हम डिवाइड करते हैं पीरियड्स में, और पीरियड्स को हम डिवाइड करते हैं बेटा एपक में या एपक में। बोला था ना अभी बेटा मैं। अब बेटा मैंने क्यों नहीं यहां एजोइक एरा को लिया, मैंने क्यों नहीं यहां पर बेटा शाबाश आपके आर्चोजोइक एरा को लिया, मैंने क्यों नहीं यहां पे आपके प्रोटेरोजोइक एरा को लिया, मैं क्यों डायरेक्टली पेलियोजोइक एरा पे आया? क्योंकि बेटा मैंने अभी कहा ना कि इस एजोइक में, आर्चोजोइक में, प्रोटेरोजोइक एरा में, जिसको हम कलेक्टिवली बेटा फिनेरोजोइक इयॉन कहते हैं, इसमें बहुत कम लाइफ थी। इससे बेटा हम डायरेक्टली अब किस में आएंगे? क्रिप्टोजोइक एरा में, जहां पर सॉरी क्रिप्टोजोन इयॉन में, जहां पे मैं सबसे पहले किस पे आऊंगा? पेलियोजोइक एरा। देखिए बेटा जो ये पेलियोजोइक एरा है, अभी मैंने आपको स्क्रीन पे कहा, जरा गौर से देखिएगा, ये आपका पेलियोजोइक एरा है ना, जो बेटा एक्सटेंड कर रहा था फ्रॉम 600 मिलियन ईयर्स एगो टू शाबाश बेटा 250 मिलियन ईयर्स एगो। ये इसका टाइम पीरियड था ना जो मैंने अभी आपको सिखाया बेटा। अब जरा गौर से देखिएगा, ये बराबर चलाना बेटा फ्रॉम 600 टू मिलियन ईयर्स अगो टू 250 मिलियन ईयर्स अगो। तो देखिए बेटा यहां पर भी तो मैंने यही किया, शुरू हुआ ना ये बेटा कहां से? 600 मिलियन ईयर्स अगो से, और शाबाश बेटा उसके बाद खत्म खत्म कहां पर हुआ? 250 मिलियन ईयर्स अगो। देखिए बेटा इस टाइम, इस एरा में, इस एरा को हमने 6 पीरियड्स में डिवाइड किया। इसका कोड अगर आप याद रखना चाहते हो तो कोड याद रखो बेटा, कॉस डीसीपी। एक डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस था जिसका नाम था कॉस। क्या याद रोज ना बेटा? कॉस डीसीपी, डीसीपी डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस। अब सी फॉर कैमेरियन, ओ फॉर ऑर्डोविसियन, एस फॉर सिल्यूरियन, डी फॉर डिवोनियन, सी फॉर कार्बोनिफेरस एंड पी फॉर पर्मियन। तो पेलियोजोइक एरा को बेटा अब हमने कुल मिला के 6 पीरियड्स में डिवाइड किया, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। कॉस डीसीपी, कैमेरियन, ऑर्डोविसियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस पीरियड एंड पर्मियन पीरियड। अब देखना यह है कि क्या क्या पॉइंट बेटा आपको यहां पे एंट्रेंस के लिए याद रखना पड़ेगा। बाय 500 मिलियन ईयर्स अगो वर्टिब्रेट्स वर फॉर्म्ड, ये आपका टेक्स्ट बुक ने लिखा है। सो इसी पेलियोजोइक एरा में बहुत सारे इनवर्टिब्रेट्स आए और बहुत सारे बेटा वर्टिब्रेट्स भी आए। और बाय 500 मिलियन ईयर्स अगो वर्टिब्रेट्स बेटा शाबाश पहली बार दुनिया में आए। कैसे आए वही तो हमें आगे जाके देखना है। फिलहाल तो मैं बेटा आपको यहां पे क्या कर रहा हूं कि फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये सब कुछ बेटा किस किस टाइम पीरियड में हो रहा है, ये कैसे बेटा इस टाइम पीरियड में हुआ। उसके बाद बेटा जो ऑर्डोविसियन पीरियड था, इसमें बेटा हमें खास कुछ चीज याद नहीं रखनी है। उसके बाद जो सिल्यूरियन पीरियड है, इसमें हमें कोई खास चीज याद नहीं रखनी है। उसके बाद जब डिवोनियन पीरियड आया, तो इस डिवोनियन पीरियड में बेटा हम कहते हैं एज ऑफ फिशेस। इसमें बेटा बोलबाला दुनिया में किनका था? फिशेस का।
सो हाईएस्ट लेवल पे इस टाइम जो ऑर्गेनिजम्स थे वो फिशेस थे, क्योंकि अभी बेटा आपके एम्फीबियंस नहीं आए थे, अभी आपके बेटा रेप्टाइल्स नहीं आए थे, अभी आपके बेटा बर्ड्स नहीं आए थे, अभी आपके फिश बेटा मैमल्स नहीं आए थे, अभी बेटा इस दुनिया में हाईएस्ट लेवल पे कौन थे बेटा? फिशेस। इसीलिए बेटा याद रखिएगा, पेलियोजोइक एरा में एक पीरियड था जिसको हम डिवोनियन पीरियड कहते हैं, जो एक्सटेंड हुआ फ्रॉम 400 मिलियन ईयर्स अगो टू 350 मिलियन ईयर्स अगो। यहां पर बेटा बोलबाला किन फिशेस का था बेटा? फिशेस का था। So therefore बेटा Devonian period is called as the age of fishes, क्योंकि अभी बेटा एम्फीबियंस, अभी रेप्टाइल्स, अभी बर्ड्स और मैमल दुनिया में नहीं आए थे। Around 350 million years ago, jawless fishes evolved. ये आपकी टेक्स्ट बुक का पॉइंट है। एक्चुअली बेटा अमीजाज jawless fishes evolved गम से थी, मगर बेटा अब चलिए, अब आपका टेक्स्ट बुक लिख रहा है तो आप भी याद रखिएगा। सो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स बेटा याद रखने पड़ेंगे कि डिवोनियन पीरियड जो था, जो एक्सटेंड हुआ फ्रॉम 400 मिलियन ईयर्स अगो टू 350 मिलियन ईयर्स अगो, इट इज कंसिडर्ड एज द एज ऑफ फिशेस। यहां पे दुनिया में दबदबा किन का था? फिशेस का। आज दबदबा किन का बेटा? इंसानों का। इंसान की है मैमल्स काहे के इंसान। अभी बर्ड्स नहीं आए थे, अभी रेप्टाइल्स नहीं आए थे, अभी एम्फीबियंस नहीं आए थे, तो दबदबा किन का था बेटा? फिशेस का। तो यहां पे आप बेटा एक तो याद रखेंगे कि डिवोनियन पीरियड इज कंसिडर्ड एज द एज ऑफ फिशेस। दबदबा मींस एज। और टेक्स्ट बुक का एक पॉइंट आप यहां पर याद रखेंगे कि इसी अराउंड 350 मिलियन ईयर्स अगो जालेस फिशेस इवॉल्व। इसको बेटा नीट के लिए याद रखेंगे आप। उसके बाद बेटा फिर एक पीरियड आया, दैट्स कॉल्ड एज कार्बोनिफेरस पीरियड, और ये एक्सटेंड हुआ फ्रॉम 350 मिलियन ईयर्स अगो टू 300 मिलियन ईयर्स अगो। और यहां पर बेटा हम कहेंगे इट इज एज ऑफ एम्फीबियंस। अब यहां पर बेटा इसको हाईलाइट करना। सो इट इज द एज ऑफ एम्फीबियंस। ये वो एज थी, ये वो पीरियड था जहां पर अब एम्फीबियंस आ गए, और अब दबदबा किनका चला? एम्फीबियंस का। क्योंकि बेटा पहले दबदबा किनका था? फिशेस का, डिवोनियन पीरियड में। अब दबदबा किनका आ गया बेटा? एम्फीबियंस का। क्योंकि बेटा बिटवीन द डिवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड बेटा एम्फीबियंस इवॉल्व हो गए, और यही फिर बेटा बादशाह करने लगे, यही बेटा हाईएस्ट लेवल पे आ गए। क्योंकि फिशेस के बाद अगर हाईएस्ट लेवल पे कोई है वो एम्फीबियंस है। minimize reptile skin, minimize bird skin, minimize mammal skin, तो हाईएस्ट लेवल पे आप कौन आ गए? एम्फीबियंस। इसलिए बेटा कार्बोनिफेरस पीरियड को हम एज ऑफ एम्फीबियंस कहते हैं। और यहीं पे आपको बेटा एक टेक्स्ट बुक का पॉइंट देखना पड़ेगा। सीवीड्स existed probably around 320 million years ago. उसके बाद बेटा फिर एक पीरियड आया, एंड दैट इज कॉल्ड एज पर्मियन पीरियड, जो एक्सटेंड हुआ फ्रॉम 250 टू 300 मिलियन ईयर्स अगो, या फ्रॉम 300 मिलियन ईयर्स अगो टू 250 मिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद बेटा एक पॉइंट टेक्स्ट बुक का यहां पे लिखा गया, इन 1938 a fish caught in South America happened to be a coelacanth. They possess lobed fins, and it is believed that they evolved into amphibians that lived in on both water and land. जरा बेटा गौर से यहां पर देखिएगा, 1938 में एक फिश को बेटा समंदर से हासिल किया गया, बेटा पकड़ा गया साउथ अफ्रीका में, जिसका नाम है बेटा सीलोकैंथ, और इसका असली नाम है लेटिमियारा। और जो बेटा सीलोकैंथ है, लेटिमियारा फिश है, इसके पास बेटा अगर हम देखेंगे, जरा गौर से देखेगा, ये फिश है, इसके पास बेटा फिन्स होती है, और वो डायरेक्टली बेटा लोब्स पे होती। और साइंटिस्ट मानते हैं कि जो ये लेटिमियारा थी बेटा, शाबाश, बिटवीन द डिवोनियन पीरियड एंड कार्बोनिफेरस पीरियड, यही तो वो फिश थी जिसने बेटा एम्फीबियंस बनाए। Therefore, beta, Letimiara is considered as the connecting link between the fishes and amphibians. क्यों बेटा ये कनेक्टिंग लिंक बनी? क्यों साइंटिस्ट मानते हैं कि इसी से आगे जाके बेटा क्या बने? एम्फीबियंस। क्यों? क्योंकि बेटा इसके पास लोब्स थे ना। और टेक बेटा साइंटिस्ट मानते हैं कि इन्होंने फिन्स को डिजेनरेट किया, इन्होंने फिन्स को बेटा शाबाश खत्म किया, और फिर इन्हीं लोब्स को कन्वर्ट किया इनटू फोर लिम्स एंड हाइंड लिम्स, जो आगे जाके बाज में और टांगे बने। आज बेटा आपने देखा कि कैसे बेटा हमारी कहानी शुरू हुई, शाबाश, अर्थ की, राइट फ्रॉम द बेटा 4500 मिलियन ईयर्स अगो, और एक एरा शुरू हुआ, दैट्स कॉल्ड एज एजोइक एरा। फिर उसके बाद बेटा एक एरा आया, दैट्स कॉल्ड एज बेटा आर्चोजोइक एरा। आर्चोजोइक एरा के बाद प्रोटेरोजोइक एरा। तब तक बेटा ज्यादा लाइफ नहीं थी। और उसके बाद बेटा जब पेलियोजोइक एरा, आप बेटा डाइवर्सिटी फॉर लाइफ में आ गए। अब डाइवर्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिजम्स बेटा इस दुनिया में आए। कैसा है वही तो हमें पढ़ना है ना बेटा, अंडर द बैनर ऑफ बेटा एवोल्यूशन। और फिर बेटा आपने देखा कि जो आपका पेलियोजोइक एरा है, उसको बेटा साइंटिस्टों ने 6 पीरियड्स में डिवाइड किया, कैमेरियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डिवोनियन, कार्बोनिफेरस एंड पर्मियन।
तो कल बेटा हम मीसोजोइक एरा की ओर बढ़ेंगे।